हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमारा चल रहा है प्रकाशिकी चैप्टर और हमने केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर में करा दिए हैं हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्कोहल बनाने की पांच विधियां, और हम प्रत्येक टॉपिक की पांच बनाने की विधियों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद परीक्षण और उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट अवक्रियाएं आ रही हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक उपसय संयोजन यौगिक चैप्टर है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो जितना भी टोटल प्रश्न जहां तक बनने की संभावना है हम वहां तक पूर्ण रूप से करा देंगे। और फिजिक्स के अंदर जैसा आप लोगों से वादा किया है कि हम 15 तारीख तक फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही जल्द जैसे फिजिक्स कंप्लीट होगी 2023 के सेटों के न्यूमेरिकल्स हम लेकर आएंगे। तो चलते हैं आज आप लोगों को उसी क्लास को आगे लेकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। यह 2024 के सेट नंबर 6 के अंदर यह प्रश्न हमारा बन चुका है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अब पहला क्या है कि भैया दोनों लेंस कौन से हो। मान लिया कि भाई दोनों के दोनों लेंस जो संपर्क में रखे हुए हैं वो कौन से रखे हुए हैं, उत्तल वाले। दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल वाले। अब आप उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो बीच में तो कैसा होगा, मोटा होगा, और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। कौन सा लेंस कहलाएगा भैया, उत्तल लेंस। ठीक है, अब दो उत्तल लेंस यहां पर, पहला उत्तल लेंस ये रहा, इस उत्तल लेंस को मान लिया L1 और इसके संपर्क में बेटा रखा है दूसरा उत्तल लेंस। इसके संपर्क में हमने कौन सा लेंस रखा है, दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है, इसे मान लिया L2 और यहां पर सबसे पहले ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब सुनो यहां से किस तरीके से अब इसको हल करते हैं, समझो। मान लिया इसके मुख्य अक्ष पर बेटा वस्तु को रख दिया, मान लिया इसके मुख्य अक्ष पर बेटा किसको रखा, वस्तु को रखा। तो वस्तु को रखने पर प्रकाश की किरण जाएगी इस तरीके से। पर यहां पर देखो अगर ये दूसरा लेंस नहीं हो, दूसरा लेंस अनुपस्थित कर दो, मतलब है ही नहीं, तो दूसरा लेंस नहीं है तो बेटा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस आई डैश पर। कहां बनेगा, आई डैश पर। पहले वाले लेंस के लिए वस्तु कहां रखी हुई है, बिंदु O पर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब बेटा कहां बन रहा है, आई डैश पर। फिर क्या हुआ, लेकिन इसके संपर्क में तो कौन रखा हुआ है, दूसरा लेंस रखा हुआ है, इसलिए यह प्रतिबिंब बेटा आई डैश पर न बनकर, यह प्रतिबिंब आई डैश पर न बनकर कहां बनता है, आई पर बनता है। कहां पर बनता है, आई पर। क्लियर। ये किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब बन गया। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब जब बिंदु आई पर बन रहा है तो दूसरे लेंस के लिए भैया वस्तु का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखना दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का काम करता है वह पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब क्या बन जाता है, दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। देखो तो पहले वाले लेंस से और बिंदु O तक की दूरी बेटा ये वस्तु की दूरी हो जाएगी U। उसके बाद इस लेंस का जो बेटा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, बी डैश पे, आई डैश पे बन रहा है। पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है और आई डैश तक की दूरी बेटा क्या मान ली, बी डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन दूसरे वाले लेंस के कारण यह प्रतिबिंब कहां बना, आई पर बना, और ये दूरी क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, सबसे पहले बेटा करना क्या है, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से क्या होता है लेंस का सूत्र, तो आप बोलोगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इस सूत्र से बेटा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। मान लिया पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी कौन सी है, f2 है। तब लेंस 1 के लिए, किसके लिए बेटा, लेंस L1 के लिए, L1 के लिए क्या लगाएंगे, 1/f1। भाई लेंस L1 के लिए फोकस दूरी 1/f1 बराबर पहले वाले लेंस के लिए बेटा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश पर, और आई डैश तक की दूरी बेटा क्या हो जाएगी, आप बोलोगे बी डैश। फिर चिन्ह क्या है, माइनस, फिर 1/, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु कहां रखी हुई है, बिंदु O पर, और बिंदु O तक की दूरी बेटा कौन हो जाएगी, U। समीकरण नंबर बेटा इसे क्या बना दिया, 1। समीकरण नंबर क्या बना दिया, 1। अब इसी प्रकार लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, अब L2 के लिए बेटा क्या होगा, L2 के लिए कहानी ये होगी
कि बेटा यहां पर लेंस 2 की जो फोकस दूरी होगी बेटा वो f2 बराबर 1/b। दूसरे लेंस के लिए बेटा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आप बोलोगे I पर, और I तक की दूरी बेटा कौन हो गई है b, फिर माइनस 1/, अब u कौन होगा, तो दूसरे लेंस के लिए जो पहले वाले लेंस का जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देता है, और बेटा यहां पर वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पर ये b डैश। समीकरण नंबर 2 यहां तक क्लियर। अब करना क्या है बेटा, समीकरण 1 प्लस 2, भैया समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। अब जब जोड़ने की बात करेंगे तो LHS और RHS जोड़ते हैं। भैया इसकी LHS में देखियो तो LHS में 1/f1 है बिल्कुल, और इसकी LHS में जोड़ दो, इसकी LHS को 1/f2 बराबर RHS। अब RHS की कहानी, तो इसकी RHS में 1/b डैश माइनस के 1/u में जोड़ेंगे 1/b माइनस के 1/b डैश। तो यहां से कहानी क्या हुई कि भैया ये तो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, कैंसिल, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, यहां से जो घटना घटेगी, यहां पर पहले प्लस वाले को लिख लो 1/b और माइनस 1/u। समीकरण बेटा यहां पर देखेंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u बराबर बेटा किसके, 1/f के, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1/f। तो जब दोनों के दोनों लेंस अगर हमारे उत्तल हैं, दोनों के दोनों लेंस हमारे कौन से हैं, उत्तल हैं, तो उनके लिए जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है वह 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर। अब दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वही एक उत्तल हो और एक कैसा हो, अवतल लेंस हो। तो पहले यहां तक नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले ये 2024 के सेटों के अंदर प्रश्न है। क्या है कि जब एक लेंस उत्तल एवं दूसरा अवतल लेंस हो, एक उत्तल लेंस है और दूसरा अवतल लेंस है, तो यहां पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए। अच्छा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बेटा अभी निकाल के आए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। पर ध्यान रखना है कि अगर हमारा लेंस कैसा है, एक उत्तल और एक अवतल है, तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी बेटा कैसी होती है, धनात्मक। फोकस दूरी बेटा कैसी लेते हैं, धनात्मक, अर्थात f1। उत्तल लेंस को हमने क्या मान लिया, f1, तो f1 बेटा ये कैसा होगा, धनात्मक। f1 कैसा लेंगे, धनात्मक। क्लियर। और अवतल लेंस में किसके अंदर बेटा, अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी हो जाती है बेटा, ऋणात्मक। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक है तो बेटा दूसरा लेंस मैंने मान लिया जो f2 है वह अवतल लेंस है, और अवतल लेंस है तो फोकस दूरी किस में लेंगे हम, तो आप बोलोगे ऋणात्मक। फोकस दूरी कैसी लोगे, फोकस दूरी ऋणात्मक। क्लियर, ऋणात्मक। तो अब कहानी यहां से चलेगी, लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/f1 बेटा हमारा उत्तल लेंस है, धनात्मक लेंगे f1। उसके बाद f2 हमारा बेटा कैसा है, ऋणात्मक, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात 1/f2। अब इसे और आगे हल कर सकते हैं, बिल्कुल भैया लासा इसका आ जाएगा f1 इंटू में f2, तो f1 से f1 कैंसिल, बचेगा कौन, आप बोलोगे f2, चिन्ह किसका, माइनस का। फिर f2 से f2 कैंसिल, बचेगा कौन, f1। तो यहां से हम f निकाल सकते हैं। f को पलटोगे तो f बराबर, तो ये भी पलट दो, f1 f2 माइनस के f1। क्लियर। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है, हल्के से केस बन जाते हैं। क्या केस बन जाते हैं, केस नंबर फर्स्ट क्या है समझो। केस की कहानी पहला है नंबर 1, क्या होगा अगर f1 का मान बेटा f2 से ज्यादा है,
अगर आपसे पूछ लिया गया भैया बताओ अगर हमारा F1 का मान है वो F2 से ज्यादा है और इस समय इस दौरान जो फोकस दूरी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, और जो लेंस होगा उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस बेटा उत्तल लेंस के संपर्क में रखा हुआ है ये अवतल लेंस, तो यहां पर इस पर किरण आरेख का क्या प्रभाव पड़ेगा समझो। मान लिया आप अपने मन में मान लो कि F1 का मान ज्यादा रख दो और F2 का मान कम रखो, कोई भी अंक मान लो, मान लिया F1 8 मान लो और F2 मान लो 6, या आप 3 मान लो 2 मान लो, जो आपकी इच्छा है। मैंने 3 मान लिया, मैंने से 2 मान लिया, जो भी मानना चाहो भाई इसके फॉर्मूले के अंदर लगाओ। तो फोकस दूरी कैसी निकलेगी बस यही चेक करना है। तो आप देखोगे F1 का वैल्यू भैया 3 है बिल्कुल, F2 का वैल्यू 2 है, बट्टे F2 का वैल्यू कितना भैया 2, F2 का वैल्यू कितना है 2, चिन्ह माइनस, और F3 का वैल्यू 3, तो यहां पर 3 दूनी 6, पर माइनस के 2 में से प्लस का 1 या माइनस का 1। भैया एक चीज बता, इससे क्या प्राप्त हो रहा है, इससे यह प्राप्त हो रहा है अर्थात जो हमको फोकस दूरी मिल रही है, फोकस दूरी मिल रही है वो बेटा कैसे मिल रही है ऋणात्मक, और जब फोकस दूरी ऋणात्मक मिलेगी तो जो संयुक्त लेंस का जो समायोजन होगा यह किसकी भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा, अवतल लेंस की तरह कार्य। कैसा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, तरह कार्य। और अवतल लेंस की तरह जब कार्य होगा तो जो प्रकाश की किरणें होंगी वो अपसारित होगी यानी दूर जाएंगी। कैसे जाएंगी, दूर। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यह एक अपसारी लेंस है। और उत्तल लेंस कैसा है, अभिसारी लेंस। कैसा है, अभिसारी लेंस। तो केस फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने देखा अगर हम F1 का मान F2 से ज्यादा कर दें अर्थात फोकस दूरी कैसे मिलेगी, ऋणात्मक। अगर केस नंबर दूसरा है F2 का मान बेटा क्या कर दे F1 से ज्यादा, सॉरी F2 का मान है, अब की बार क्या है F2 का मान वो F1 से कैसा है, ज्यादा है। तो इस दौरान बेटा आप अपने मन में जो भी डिजिट मानना चाहो वो मान लेना, अर्थात जो फोकस दूरी आपको मिलेगी वह फोकस दूरी कैसी मिलेगी, वह फोकस दूरी मिलेगी, वह फोकस दूरी कैसी मिलेगी, धनात्मक। अर्थात फोकस दूरी कैसी मिलेगी, धनात्मक। और जब फोकस दूरी धनात्मक मिलेगी, मान लेना यहां पर उल्टा कर दो, F2 अब की बार 3 कर दो और F1 2 कर दो, तो 3 दूनी 3, और यहां पर अब की बार F2 का वैल्यू बेटा 3 और माइनस F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 3 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में फोकस दूरी कैसे मिलेगी, धनात्मक। अर्थात जो लेंस होगा वह किसका कार्य करेगा, अभिसारी तरह, अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, अभिसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो एक चीज बताओ, अभिसारी लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, एकत्रित, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। दूसरा केस, तीसरी स्थिति आपसे बेटा पूछ ली जा सकती है कि भाई मुझे बताइए कि अगर तीसरे केस के अंदर की कहानी यह हुई कि आपसे पूछ लिया जाए भैया F1 इक्वल टू F2, तो भैया F1 इक्वल टू F2 लगाओ, दोनों करते हैं 0 को भाग किसी में करियो, तो अर्थात फोकस दूरी फिर कैसी मिलेगी, अनंत। फोकस दूरी कैसी मिलेगी, फोकस दूरी बेटा कैसी हो जाएगी, अनंत। और जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो यहां पर जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो यह एक किसकी भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, एक समतल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। ठीक है, और प्रकाश की किरण बेटा फोकस दूरी अनंत है तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये हमारे कौन से थे, जब एक लेंस कैसा हो, उत्तल, और दूसरा लेंस कौन सा हो, अवतल लेंस हो। और तीसरी स्थिति में क्या होगा, तीसरी स्थिति में यहां समझा दे रहा हूं। तीसरी स्थिति बेटा आपके दिमाग में चल सकता है जब दोनों लेंस कौन से हो बेटा, अवतल हो। और जब दोनों के दोनों लेंस अवतल हैं तो फोकस दूरियां बेटा अवतल लेंस में कैसी होती हैं, ऋणात्मक। अर्थात 1/f बराबर 1/f1 भी ऋणात्मक होगा और माइनस 1/f2, माइनस क्या हो जाएगा, 1/f2। इसमें लगाएंगे F1 भी ऋणात्मक प्लस माइनस माइनस, F2 भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर, ये स्थिति तीसरी स्थिति के लिए नोट करें बेटा, नोट करिए इसको।
इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर का एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या पूछा जाता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो हमने आपसे पहले बोल दिया हम उन्हीं टॉपिक पे चर्चा चला रहे हैं जो हमारे टॉपिक महत्वपूर्ण है और जो पूछे जाते हैं। इसके बाद हमें 2 परिभाषा और पढ़ानी है, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद हमारा बचा हुआ है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, और इसी के साथ ये प्रकाश की चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जितना आप लोग मेहनत करेंगे, हम आपसे बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं यही बात, जितना मेहनत करोगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। सबसे पहले बनाएंगे प्रिज्म को। किसको बनाएंगे? प्रिज्म। ये लेंगे प्रिज्म का परिच्छेद। किरण आरेख डालना सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका। अगर आप इस पे बेटा किरण आरेख डालना सीख गए तो ये आपका डेरिवेशन बहुत ही इजी होगा, बहुत ही कैसा हो जाएगा बेटा? इजी। बस चित्र पे ध्यान देना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक प्रिज्म का परिच्छेद लिया ABC। ये कोण हमारा कौन सा है? आप बोलोगे प्रिज्म कोण। कौन सा हो जाएगा ये कोण? प्रिज्म कोण ये हो गया। क्लियर? और इस प्रिज्म पर हम एक प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। ये वाला माध्यम बेटा जो ये वाला है प्रिज्म हमारा कांच का होता है, तो ये वाला भाग कांच का हो गया। इसके बाहर कौन सा ये भाग हो जाएगा? आप बोलोगे वायु का भाग। क्लियर? अब क्या करेंगे? AB सतह पर हम एक प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, और AB सतह पर बेटा जब हम प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे इस तरीके से कराएंगे, P और Q एक प्रकाश की किरण है जिसे हम बेटा किस पे आपतित करा रहे हैं? AB सतह पर। अब क्या होगा, अगर ये वायु वाला माध्यम होगा तो यह किरण बिल्कुल सीधी जाती। वायु का माध्यम होता तो यह प्रकाश की किरण बिल्कुल कैसे जाती? सीधी जाती। पर भाई माध्यम चेंज हो रहा है। माध्यम चेंज का मतलब ये किरण वायु से कहां जा रही है? कांच में। माध्यम चेंज हो रहा है, अपवर्तन की घटना होगी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी न जाकर अपने मार्ग से विचलित होती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। और जब प्रकाश की किरण को हम वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाते हैं तो यह प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में लेकर जाएंगे तो यह प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो क्या होगा, अब हम इस पे लंब डालेंगे, यानी कुछ इस तरीके से ये चित्र है, और इस पे हमने AB प्रकाश की किरण को, ये AB सरफेस है, इस पे PQ प्रकाश की किरण डाली, तो बेटा हम इस पे क्या डाल रहे हैं? ये लंब डाल रहे हैं। लंब डालेंगे तो यह प्रकाश की किरण सीधी न जाकर अविलंब की ओर कैसे हो जाएगी? झुक जाएगी। तो बेटा यहां पर एक लंब डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? एक लंब। ये रहा बेटा लंब, यहां पर N और N', ये लंब डाल दिया। यह वाला कोण कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे ये तो आपतन कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपतन कोण। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर इस अविलंब और ये वाली जो आपतित किरण है इसके बीच बने कोण को कौन सा बोलते हैं? आपतन कोण। अब क्या होगा, यह किरण सीधे जाकर अविलंब की ओर झुक जाएगी और किस दिशा में? QR दिशा में चली जाएगी। जब ये आपतन कोण आई है तो बेटा ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा? आप तुरंत बोल दोगे कि यह कोण तो अपवर्तन कोण हो गया, क्योंकि यह अविलंब और इस किरण अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण R। ठीक है, अब कहानी यहां तक की हुई क्लियर। इसके बाद अब चूंकि अगर इस किरण को हमें कांच से कहां जानी है? फिर वायु में जानी है। अगर ये कांच वाला माध्यम होता बेटा तो बिल्कुल सीधी जाती, पर यह प्रकाश की किरण बेटा कांच से किस में जा रही है? वायु में, तो सीधी न जाके अविलंब से दूर हटेगी। तो हम इस पे क्या डालेंगे? अविलंब। क्या डालेंगे? अविलंब। ये रहा अविलंब, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इस पे क्या डालेंगे? अविलंब। तो यहां पर ये अविलंब डाल दिया हमने बेटा, यहां पर N', ये अविलंब हो गया। तो जब अविलंब डाला तो यह प्रकाश की किरण सीधी न जाकर अविलंब से कैसे हटेगी? दूर। क्यों? क्योंकि भैया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यह किरण बेटा यहां पर PQRS, और यह किरण बेटा कौन सी हो जाएगी? इस किरण का नाम होगा निर्गत किरण। क्या होगा?
निर्गत किरण। जब बेटा ये निर्गत किरण है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, तो आप बताओगे यह निर्गत कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण। कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण। भाई बिल्कुल, ये आपतन कोण, यह है निर्गत कोण। यह चीज ध्यान रखना है। जब ये आई डैश है बेटा तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे आर डैश। जब ये आई डैश तो ये आर डैश। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्या किया जाए बेटा, निर्गत किरण को ये आगे जा रही है, भाई इसको पीछे ले जाओ। इसको कहां ले जाओ, पीछे, ठीक है। और आपतित किरण को आगे की ओर ले जाओ, तो यहां पर ये बिंदु O पर मिलेगी और बिंदु O पर एक कोण मिलेगा। इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बेटा, ये विचलन कोण। और विचलन कोण किससे लिखेंगे, डेल्टा से। किससे लिखेंगे, डेल्टा से। इतना कहानी क्लियर हुई। अब देखो इस चित्र को, कहानी पहले ये चित्र हमारा बहुत ही जरूरी है, चित्र समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद अब आपसे बेटा पूछा जाए कि बेटा ये एंगल बताओ, इस एंगल की कहानी बताओ, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि भैया ये वाला कोण आई था और ये वाला कोण आर है, तो ये वाला देखो, ये वाला कोण जब आई है तो ये पूरा कोण ये भी आई हो जाएगा। बोलो बात सही है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण है तो आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो पर इस आई में से बेटा कितना कोण कवर है, आर कवर, तो बचा कौन, तो आई में से आप बेटा किसको घटा दो, आर को, तो जो बचेगा वो यही कोण बचेगा। अर्थात आई में से बेटा किसको घटा दो, आर को, तो जो कोण बचेगा वो यही बचेगा। इसी प्रकार इस आई डैश में से बेटा किसको घटा दो, आर डैश को, तो जो कोण बचेगा वो ये वाला बचेगा। ठीक, पहले इस चित्र की कहानी ये रही, पहले चित्र की कहानी ये रही। अब समझते हैं। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में। बेटा क्या है त्रिभुज ओ क्यू आर में, देखो त्रिभुज बाहर निकालो, बिल्कुल त्रिभुज बाहर निकालो बेटा, यहां से ये रहा। यहां पर ये बेटा विचलन कोण है डेल्टा, ये बेटा कोण है आई माइनस के आर। भाई यही तो पूरा वाला ऊपर वाला त्रिभुज बाहर निकाल लें, ये वाला कोण, ये कोण, और ये वाला कोण बेटा कौन है, तो आप बोलोगे आई डैश माइनस के आर डैश। अब क्या होगा, जब भी आपको त्रिभुज का वैश कोण मिले तो यह दो अंतः कोणों के योग के कैसा होता है, बराबर। जहां वैश कोण है उस कोण को छोड़कर, उसके अंतर वाले कोण को छोड़कर शेष दो अंतः कोण बचते हैं, उन दोनों के योग के कैसा होता है, बराबर। तो मैं एक बात लिखूं बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं त्रिभुज का वैश कोण, त्रिभुज का वैश कोण किसके बराबर होगा बेटा, अंतः कोणों के योग के बराबर। किन्हीं दो अंतः कोणों के, किन्हीं दो अंतः कोणों के, त्रिभुज का वैश कोण किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर बेटा। अब किन्हीं दो अंतः कोण, भाई जो कोण होता है वैश कोण, उसके अंदर वाला कोण को छोड़कर दो अंतः कोण बच रहे, उन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस के आर और आई डैश माइनस के आर डैश, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। समीकरण नंबर 1 कौन सा लेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है, डाल दिया ना। अब अगली कहानी समझते हैं। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी ले रहे बेटा हम चतुर्भुज। कौन सा ले रहे, चतुर्भुज। चतुर्भुज ए ओ एन आर, ये वाला बेटा हम चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज ए ओ एन आर, ये चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज ए ओ ए क्यू एंड एस आर, और ये पूरा बंद हो जाएगा बेटा यहां पर ए में। देखो
कौन सा चतुर्भुज? पहले ए से क्यू बनाओ, बिल्कुल बनेगा बेटा ए से क्यू, ये रहा ए से क्यू वाली भुजा। फिर क्यू से एंड एस, ये रही क्यू से एंड एस। फिर एंड एस से बेटा कहां पहुंचेंगे? एंड एस से आर पहुंचेंगे, और आर से बेटा कहां पहुंचेंगे? ए में। आर से कहां पहुंचेंगे? ए में। देखो बेटा ये रहा आर से ए। क्लियर? देखो चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज के ये रहे कोण, चतुर्भुज के ये रहे कोण, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। क्या होगा? तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? आप बोलोगे 360 होता है। भाई चतुर्भुज के जब चारों कोणों का योग 360 अंश होता है तो चार कोण कौन से हैं? तो आप बोलोगे कोण ए प्लस दूसरा कोण कोण क्यू, फिर कोण एंड एस, फिर उसके बाद बेटा कौन है? उसके बाद आप बोलोगे कोण आर। तो इन चारों का योग कितने के बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ठीक है। अब कोण ए हमारा प्रिज्म कोण है, बिल्कुल बात सही है। फिर कोण क्यू, तो कोण क्यू देखो इस AC भुजा पर ए बी भुजा पर, इस ए बी भुजा पर ये क्या है बेटा? लंब ही तो डाला है। यहां पर ये क्या है? लंब है, और लंब का मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये कोण क्यू ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 90, तो यहां 90 लगाओ, प्लस कोण एंड एस, फिर बेटा क्या हुआ? कोण आर। तो कोण आर आप लोग देख रहे हो कि कोण आर देखो ए और सी भुजा पर ये बेटा हमने क्या डाला? लंब डाला, ये आर, और कोण आर यही तो है, और कोण आर बेटा ये कितना एंगल है? तो आप बोलोगे 90 प्लस के 90 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 360। बात सही है। तो यहां से 90 प्लस 90 180, प्लस के पर दूसरी ओर जाके माइनस के, तो ए प्लस कोण एंड एस बराबर 360 प्लस और 90 90 180 दूसरे और जाके माइनस के, तो a प्लस कोण एंड एस बराबर 360 में से 180 गए तो बेटा कितना बचेगा? 180। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर बेटा कितना हो गया? 2। क्लियर? ये बेटा हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। नाउ अब तीसरा बेटा कहानी इस तरह देखते हैं। तीसरी कहानी इधर समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब लेंगे त्रिभुज। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। बिल्कुल लेंगे बेटा। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज क्यू एंड एस आर। त्रिभुज क्यू एंड एस आर में, त्रिभुज क्यू एंड एस आर में कहां है बेटा त्रिभुज? त्रिभुज निकाल लेंगे। मैं इधर निकाल दे रहा हूं बेटा, इसको, इसकी कहानी को मैं इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, इधर त्रिभुज ये रहा, ये बेटा Q, उसके बाद ये R और ये एंड एस। ये वाला कोण R है, ये R डैश है, और ये त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो भाई तीन कोण कौन से? आप बोलोगे कोण Q, फिर दूसरा कोण एंड एस, फिर कोण R बराबर कितना? 180। कोण Q कितना है? R प्लस कोण एंड एस निकालना है, एंड एस पता नहीं, प्लस कोण R बराबर क्या है? स्मॉल r डैश बराबर कितना? 180। समीकरण नंबर 3। इसे क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 3। बेटा यहां तक पहले इसको नोट करेंगे कहानी, इसके बाद तब आगे हल करा रहे। नोट करो पहले यहां तक। इसके बाद बेटा अब करना क्या है? अब मुझे करना है बेटा समीकरण 2 और 3 की तुलना कर रहे हैं। समीकरण 2 व 3 की तुलना। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर आप बोलोगे भाई तुलना करेंगे ऐसा क्या मिल रहा है? तो ऐसा ये मिल रहा है भैया कि इनकी RHS देखना, इसकी RHS में 180 अंश, इसकी RHS में देखियो भैया 180 अंश,
जब इनका RHS बराबर है तो किसको बराबर कर लेंगे, LHS को। तो इसके LHS में कौन है, आप बोलोगे A प्लस डेल्टा एंड एस कॉड एंड एस बराबर R प्लस कॉड एंड एस और प्लस में R डैश। ये किसका है भैया, प्लस का है, दूसरी ओर जाएगा माइनस का, भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात A बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति बेटा क्या होता है, I बराबर होता है I डैश के, R बराबर होता है R डैश के, डेल्टा बराबर हो जाता है डेल्टा M के। किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा M के न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। तो बिल्कुल बेटा यहां पर A बराबर R प्लस R डैश, R डैश के हम क्या लगा देंगे R, तो आप बोलोगे R और R कितना हो जाएगा 2R, R दो गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, R बराबर हो जाएगा A/2। R बराबर बेटा क्या निकलेगा, A/2। क्लियर। अब हम चल रहे बेटा समीकरण 1 की ओर, ये वाला समीकरण था जो शुरुआत में लिया था। क्लियर। तो समीकरण 1 से बेटा डेल्टा बराबर होगा न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में डेल्टा M के बराबर I माइनस के R प्लस I डैश की जगह बेटा I डैश की जगह किसको लगा देंगे, I को, और माइनस R डैश की जगह किसको लगा देंगे, R को। ठीक है, तो यहां पर I माइनस के R प्लस I माइनस के R, तो क्या हो जाएगा I प्लस का तो 2I माइनस के R बेटा कितना हो जाएगा, माइनस के 2R। अब कहानी क्या होगी, 2I माइनस के 2 इंटू में R का वैल्यू क्या निकाला, तो R बराबर है बेटा A/2। R बराबर क्या लगाएंगे, A/2, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 2I माइनस के A बराबर बेटा किसके होगा, डेल्टा M। ये A माइनस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर बेटा क्या होगा 2I। अब बेटा एक चीज बताओ, दो किसमें है, आप बोलोगे गुणा में है, तो दूसरी ओर किस में चले जाएंगे, भाग के अंदर, तो डेल्टा M प्लस A बट्टे 2 बराबर किसके हो जाएगा, I के। देखो हमने I और R के मान निकाल लिए, ये R का मान, ये I का मान, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, I डैश हमारा निर्गत कोण है। तो अब स्थिति क्या होगी, अब स्थिति होगी किसकी, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। क्या स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है बेटा साइन I वट्टे साइन R इक्वल टू नियतांक, साइन I वट्टे साइन R इक्वल टू नियतांक। तो बेटा यहाँ पर n बराबर साइन I का वैल्यू कितना निकाला, तो I का वैल्यू लगाएंगे डेल्टा M प्लस A/2 बट्टे, उसके बाद साइन R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू आपने निकाला A/2, तो A/2। क्लियर। तो ये बेटा हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब क्या होगा, हमसे पूछ लिया जाए भाई पतले प्रिज्म के लिए क्या सूत्र होगा, तो उसको भी हम करा रहे हैं। नोट करिए, पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद अब बेटा कभी कभार हमसे अगर ये 3 नंबर का पूछा जाता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भैया हमसे पूछ लिया जाता है बताओ भाई पतले प्रिज्म का विचलन भी बताइए। तो इस स्थिति में जब ये प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो जाएगा, तो जो साइन थीटा होता है सूक्ष्म स्थिति में किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो साइन डेल्टा M प्लस A/2 बराबर डेल्टा M प्लस A/2 के हो जाएगा, साइन A/2 बराबर किसके हो जाएगा, A/2 के। तो इस स्थिति में n बराबर डेल्टा M प्लस A/2 बट्टे A/2। क्लियर। अब ये काय में है बेटा, आप बोलोगे गुणा में है, तो सॉरी भाग में है, दूसरी ओर जाके आप बोलोगे गुणा में हो गया, तो ये लो गुणा में आ गया, बराबर डेल्टा M प्लस A/2, 2 से 2 कैंसिल, ये A प्लस में है, दूसरी ओर जाके माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर किससे होगा, डेल्टा M के। तो यहां से कौन कौन कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे A कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो,
तो n माइनस जब a यहां से कॉमन बाहर हो जाएगा तो बचेगा कौन? 1। तो ये निकलेगा पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद क्रांतिक कोण बचा हुआ है और हमारा कौन बचा हुआ है? पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, नोट करिए इसको, पहले नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण को। क्या है क्रांतिक कोण? इंपोर्टेंट हेडिंग है आप लोगों के लिए। और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो सबसे पहले किसको समझेंगे? क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण क्या है? ये ऊपर वाला माध्यम हमारा है विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे वाला माध्यम हमारा कौन सा है? ये सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम। अब सघन माध्यम है ये, क्या करना है? हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को लेकर जाएंगे। सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को लेकर जाएंगे। किससे? कहां लेकर जाएंगे? विरल माध्यम में। तो हमने यहां पर ये क्या डाल दिया? अविलंब। लेकिन सघन माध्यम में जो ये आपतन कोण है, सघन माध्यम में ये जो बना आपतन कोण है, यह विरल माध्यम में जैसे ही पहुंचेगा तो ये किसके बराबर हो जाए? ये बन जाए समकोण के बराबर। किसके बराबर हो जाए? समकोण के बराबर हो जाए। तो यह घटना क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण। जब हम प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जा रहे हैं और जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी तो यह जो अपवर्तन कोण है वह अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाए? 90 अंश के बराबर हो जाए। अपवर्तन कोण R किसके बराबर हो जाए? 90 अंश के बराबर हो जाए। तो यह कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। अर्थात आपतन कोण I बराबर किसके हो जाएगा? C के। तो R बराबर किसके हो जाएगा? 90 अंश के। तो लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाए बेटा? समकोण के बराबर हो जाता है। सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे किससे लिखेंगे? C से। अर्थात आपतन कोण I बराबर होगा क्रांतिक कोण के, आपतन कोण I बराबर किसके होगा? I बराबर C के। तो बेटा यहां पर अपवर्तन कोण इक्वल टू किसके हो जाएगा? 90 अंश के। ठीक है, तो यहां पर ये किसकी घटना होगी? क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? C से। क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं? C से। क्रांतिक कोण। अब कहानी थोड़ी सी और आगे चले, और थोड़ी सी कहानी ये और भी आगे कि भाई हमसे पूछ लिया गया, अब बताओ भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन पूर्ण आंतरिक। देखो अगर हम जो ये सघन माध्यम में ये कोण है, सघन माध्यम में जो ये क्रांतिक कोण है, सघन माध्यम में जो ये क्रांतिक कोण है, इसका मान क्या कर दें? अधिक कर दें। किससे? क्रांतिक कोण से। सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई है इसका मान अधिक कर दें। सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई है इसका मान अधिक कर दें। किसके? क्रांतिक कोण से। तो क्रांतिक कोण से जैसे ही अधिक करेंगे तो यह दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराई किरण, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में कैसी हो जाएगी? पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। और यही घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब हम क्या करेंगे? जब जो सघन माध्यम में जो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अगर हम आपतित प्रकाश की कोण को डालेंगे, दोनों सतह को अलग करने वाली, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर, तो यह टकराएगी। टकराने बाद पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट रही है। यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से
अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश की किरण को आपतित, प्रकाश की किरण को दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर आपतित कराते हैं तो यह किरण सतह से टकराकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्लियर? ये हो गया कौन हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश की किरण को दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर आपतित कराते हैं तो यह किरण सतह से टकराकर पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद हमारे बेटा जो मूल टॉपिक बचे हुए हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, तो ये भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक लेक्चर में हम इनको भी कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा हम क्लास निरंतर आपके सामने लाते रहेंगे। और अपनी क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।